नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम स्टडी जोन पर। आज के इस वीडियो में हम डेली करंट अफेयर्स को डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम करेंगे पॉलिटी का क्विक रिवीजन। तो चलिए सबसे पहले इसकी नींव की तरफ चलते हैं। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं, यानी पार्ट 3 में। हाँ, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इनका बहुत विस्तार से जिक्र है। ये भी बताया गया है कि संविधान निर्माताओं ने इसके लिए मुख्य रूप से अमेरिका के संविधान से प्रेरणा ली थी, जिसे वहाँ बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर हमने अमेरिकी मॉडल की ओर देखा तो क्या हमने उसे हूबहू अपने ढांचे में उतार लिया या उसमें कुछ बुनियादी बदलाव भी किए? What's fascinating here is हमने उस विचार को अपनाया जरूर, लेकिन अपनी सामाजिक जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए उसे पूरी तरह से भारतीय सांचे में ढाला। मतलब कॉपी पेस्ट नहीं किया? एकदम नहीं। अगर ऐतिहासिक संदर्भ में देखें तो अमेरिकी संविधान में शुरुआती दौर में अधिकारों को बहुत हद तक एब्सोल्यूट माना गया था। एब्सोल्यूट यानी असीमित। हाँ, लेकिन भारत के निर्माताओं ने एक बहुत ही अलग और यथार्थवादी रास्ता चुना। उन्होंने स्पष्ट किया कि मौलिक अधिकार पूर्ण या असीमित नहीं हो सकते। अच्छा। इन अधिकारों पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस यानी उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ये उचित प्रतिबंध वाली बात बहुत ही दिलचस्प है, लेकिन अगर हम एक आम नागरिक के नजरिए से सोचें तो क्या ये एक तरह का लूप होल नहीं है? लूप होल कैसे? मतलब अगर अधिकार दिए गए हैं लेकिन राज्य के पास उन पर प्रतिबंध लगाने की भी शक्ति है, तो सत्ता में बैठे लोग तो किसी भी असहमति को रोकने के लिए उस प्रतिबंध को उचित ठहरा सकते हैं ना? This raises an important question. और यहीं पर स्रोत सामग्री एक बहुत ही अहम बिंदु पर जोर देती है, अधिकारों का जस्टिसेबल होना। जस्टिशिएबल, इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझाएं। जस्टिसेबल होने का सीधा सा अर्थ यह है कि ये अधिकार केवल नैतिक सलाह नहीं है, बल्कि न्यायपालिका द्वारा लागू किए जाने योग्य है। यानी कोर्ट इन्हें लागू करवा सकता है। बिल्कुल। यह तय करने का अंतिम अधिकार राज्य या संसद के पास नहीं है कि कौन सा प्रतिबंध उचित है और कौन सा नहीं। ये तय करने की शक्ति अदालतों के पास है। जी, यदि राज्य कोई ऐसा प्रतिबंध लगाता है जो तार्किक नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति उस प्रतिबंध को सीधे चुनौती दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में? हाँ, आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। यानी सत्ता की मनमानी पर अदालत का सीधा ब्रेक है। बिल्कुल सटीक कहा आपने। अब जब हम बार बार ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि मौलिक अधिकार राज्य की मनमानी या स्टेट के खिलाफ लागू होते हैं, तो ये राज्य असल में है कौन? ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल है। क्योंकि आम बोलचाल में तो हम राज्य का मतलब उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या कर्नाटक जैसे सूबों से लगाते हैं, लेकिन कानूनी रूप से इसकी परिभाषा क्या है? इसी को स्पष्ट करने के लिए आर्टिकल 12 मौजूद है। ये इसी स्टेट यानी राज्य की एक बहुत ही विस्तृत और तकनीकी परिभाषा देता है। तो इस परिभाषा में कौन कौन आता है? अगर हम इस परिभाषा की परतों को खोलें तो ये सिर्फ संसद या केंद्र सरकार तक सीमित नहीं है। इसमें सबसे पहले आती हैं केंद्र सरकार और संसद। ठीक है, वो तो स्पष्ट है। उसके बाद आती हैं सभी राज्य सरकारें और राज्य विधानमंडल। लेकिन सूची यही खत्म नहीं होती। हाँ, मैंने स्रोत में देखा कि स्थानीय संस्थाओं और अन्य निकायों का भी स्पष्ट उल्लेख है। मतलब इसका दायरा एकदम जमीनी स्तर तक जाता है। बिल्कुल। इसमें हर तरह की लोकल अथॉरिटीज शामिल हैं, जैसे कि नगर पालिकाएं, पंचायतें और जिला बोर्ड, जो हमारे रोजमर्रा के काम देखते हैं। हाँ, और इससे भी एक कदम आगे बढ़ के गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बॉडीज, यानी वो सभी वैधानिक और गैर वैधानिक संस्थाएं जो सरकार के नियंत्रण में काम करती हैं, वे भी इसी राज्य की परिभाषा के तहत आती हैं। अच्छा, अगर हम गहराई में जाएं तो इसका मतलब है कि कोई भी सरकारी कंपनी, मान लीजिए कोई बिजली विभाग है, हाँ बिल्कुल, या फिर सरकार द्वारा वित्त पोषित कोई संस्था है, अगर वो किसी नागरिक के साथ कोई भेदभाव करती है तो वो तकनीकी रूप से राज्य ही मानी जाएगी। एकदम सटीक विश्लेषण है ये। राज्य की परिभाषा को इतना विस्तृत और व्यापक रखने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। वो क्या? संविधान निर्माता जानते थे कि आने वाले समय में शक्ति का विकेंद्रीकरण होगा। सरकार सिर्फ दिल्ली या राज्यों की राजधानियों से नहीं चलेगी, बल्कि कई छोटे छोटे निकायों के जरिए काम करेगी। सही कहा। ऐसे में अगर परिभाषा को सीमित रखा जाता तो ये छोटी संस्थाएं मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकती थीं और नागरिक के पास कोई कानूनी सहारा नहीं होता। ये तो एक विशाल मशीनरी है।
केंद्र से लेकर गांव की पंचायत और सरकारी कंपनियों तक सब कुछ इस राज्य का हिस्सा है। और मौलिक अधिकार इस पूरी मशीनरी के खिलाफ एक रक्षात्मक ढाल की तरह खड़े हैं। Here's where it gets really interesting. अगर ये राज्य इतना ही शक्तिशाली है और संसद के पास कानून बनाने की सर्वोच्च शक्ति है, तो क्या होगा अगर संसद कल को कोई ऐसा कानून पास कर दे जो सीधे सीधे इन अधिकारों को ही कुचल दे? ये डर स्वाभाविक है और ऐसे किसी भी संभावित खतरे को जड़ से खत्म करने के लिए ही संविधान में आर्टिकल 13 की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 13? जी, ये आर्टिकल असल में अधिकारों का रक्षक है। ये एक बहुत ही सख्त नियम स्थापित करता है। नियम क्या है? कोई भी ऐसा कानून जो मौलिक अधिकारों के असंगत होगा या उनसे टकराएगा, वो स्वतः ही शून्य या अमान्य हो जाएगा। वॉइड हो जाएगा। बिल्कुल, वॉइड। इसमें स्रोत सामग्री 3 प्रमुख कानूनी सिद्धांतों या डॉक्ट्रिन्स का जिक्र करती है, जो इस आर्टिकल 13 को उसकी असली ताकत देते हैं। हाँ, ये 3 डॉक्ट्रिन्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला है डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, यानी न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा का अर्थ है न्यायपालिका की वो शक्ति जिससे वह विधायिका द्वारा बनाए गए किसी भी कानून की जांच कर सकती है, या कार्यपालिका के किसी आदेश की भी। हाँ, दोनों की। अगर कोर्ट को लगता है कि यह नया कानून भाग 3 में दिए गए किसी भी अधिकार का हनन कर रहा है, तो कोर्ट उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। ये तो स्पष्ट है, कोर्ट की पावर है ये। लेकिन दूसरा सिद्धांत, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ सिवियरिटीबिलिटी या पृथक्करणीयता का सिद्धांत कहा गया है, ये थोड़ा तकनीकी लगता है। नाम से भले ही तकनीकी लगे, पर इसे समझने के लिए हम एक बहुत ही व्यावहारिक स्थिति की कल्पना कर सकते हैं। बताइए। मान लीजिए कि संसद ने एक बहुत बड़ा और जटिल कानून बनाया जिसमें 100 अलग-अलग धाराएं हैं। ठीक है। जब उस कानून को चुनौती दी गई तो न्यायालय ने पाया कि उस कानून की 99 धाराएं तो बिल्कुल सही हैं, लेकिन केवल एक धारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। सिर्फ एक धारा? हाँ। अब सवाल यह है कि क्या उस एक खराब धारा की वजह से पूरे के पूरे कानून को रद्द कर देना चाहिए? देखा जाए तो अगर पूरे कानून को रद्द कर दिया जाए तो वो विधायिका के समय और संसाधनों की बहुत बड़ी बर्बादी होगी। ठीक यही बात ये सिद्धांत कहता है। न्यायालय क्या करेगा? वो सिर्फ उस असंवैधानिक हिस्से को पृथक कर देगा, यानी काटकर अलग कर देगा। और बाकी कानून का क्या होगा? बाकी का पूरा कानून वैसे ही लागू रहेगा। ये वैसे ही है जैसे किसी फल का सिर्फ वो हिस्सा काटकर फेंक देना जो खराब हो गया हो, ताकि बाकी फल को बचाया जा सके। ये बहुत ही आसान एनालॉजी है ना? लेकिन ये बहुत ही बारीक और संतुलित दृष्टिकोण है। पर क्या हुआ अगर वो खराब हिस्सा ही उस कानून की रीढ़ हो? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। मतलब अगर उसे निकाल देने से बाकी बचे हुए कानून का कोई अर्थ ही न रह जाए। अगर ऐसा होता है कि असंवैधानिक हिस्से को अलग करने से उस कानून का मूल उद्देश्य ही नष्ट हो जाता है, तब पृथक्करणीयता का सिद्धांत काम नहीं करता। तब क्या होता है? उस स्थिति में न्यायालय पूरे के पूरे कानून को ही असंवैधानिक घोषित कर देता है। ये कानूनी स्पष्टता इसे और भी प्रासंगिक बनाती है। अब आते हैं तीसरे सिद्धांत पर, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, यानी ग्रहण का सिद्धांत। स्रोत में इसे ब्रिटिश काल के पुराने कानूनों के संदर्भ में समझाया गया है। इसे समझने के लिए हमें 1950 के उस दौर में जाना होगा जब हमारा संविधान लागू हुआ था। अच्छा। उससे पहले देश में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कई कानून लागू थे, जिन्हें प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ कहा जाता है। जब नया संविधान लागू हुआ और मौलिक अधिकार अस्तित्व में आए, तो उन पुराने कानूनों का क्या हुआ जो इस नए अधिकारों से टकरा रहे थे? जाहिर है आर्टिकल 13 के अनुसार उन्हें शून्य हो जाना चाहिए, जैसा हमने अभी डिस्कस किया। हाँ, लेकिन ग्रहण का सिद्धांत यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तकनीकी पेच डालता है। वो कैसे? वो कहता है कि वे पुराने कानून पूरी तरह से मरते नहीं हैं। इसके बजाय मौलिक अधिकारों की शक्ति उन पुराने कानूनों पर हावी हो जाती है और उन पर एक परछाई या ग्रहण डाल देती है। ग्रहण यानी एक्लिप्स? जी, वे कानून एक सुप्त अवस्था में चले जाते हैं, डोरमेंट हो जाते हैं। इसका मतलब है कि वे कागजों पर मौजूद तो हैं, लेकिन काम नहीं कर सकते क्योंकि मौलिक अधिकारों ने उन्हें ढक लिया है। बिल्कुल सही। लेकिन उन्हें मृत घोषित करने के बजाय सुप्त क्यों रखा गया? सीधे खत्म ही कर देते। इसके पीछे लंबी सोच थी, क्योंकि भविष्य में कभी भी अगर संविधान में कोई ऐसा संशोधन होता है जिससे वो टकराव खत्म हो जाए, तो मौलिक अधिकारों का वो ग्रहण हट जाएगा। और वो पुराना कानून फिर से जीवित और सक्रिय हो जाएगा? बिल्कुल, ये एक बहुत ही दूरदर्शी कानूनी व्यवस्था है। इन तीनों सिद्धांतों को समझने के बाद ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि आर्टिकल 13 केवल एक नियम नहीं है, बल्कि अधिकारों की रक्षा करने वाला एक बेहद मजबूत और लचीला सुरक्षा घेरा है। एकदम सही। अब जब हमने नींव और रक्षा तंत्र को इतनी गहराई से समझ लिया है,
तो उन असल अधिकारों की बात करना जरूरी है जो इस पूरे ढांचे के केंद्र में हैं। जो कि 6 स्तंभ है। हाँ, 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का बहुत ही स्पष्ट वर्गीकरण दिया गया है। और ये समझना जरूरी है कि ये 6 अधिकार अलग अलग काम नहीं करते, बल्कि ये एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। बिल्कुल। चलिए स्रोत के आधार पर इन स्तंभों को एक एक करके सामने रखते हैं। पहला स्तंभ है राइट टू इक्वालिटी, यानी समानता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से 18 तक फैला हुआ है। जी। समानता का अधिकार सिर्फ ये नहीं कहता कि कानून के सामने सब बराबर है, इसका एक बहुत ही गहरा सामाजिक अर्थ भी है। वो कैसे? भारतीय संदर्भ में देखें, जहां सदियों से जाति, धर्म और जन्म के आधार पर भेदभाव होता रहा है, वहां आर्टिकल 14 से 18 तक के प्रावधान विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति सुनिश्चित करते हैं। मतलब कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं। हाँ, यह सुनिश्चित करता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। और शायद इसी में छुआछूत का भी जिक्र है। जी बिल्कुल, इसी के तहत छुआछूत का भी पूरी तरह से उन्मूलन किया गया है। ये सिर्फ कानूनी समानता नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। एकदम सही। इसके बाद दूसरा स्तंभ है राइट टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 19 से 22 तक मौजूद है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये शायद सबसे अधिक जीवंत हिस्सा है, क्योंकि इसमें बहुत सी आजादियां शामिल हैं। हाँ, आर्टिकल 19 नागरिकों को अभिव्यक्ति की आजादी, शांतिपूर्वक इकट्ठा होने, संघ बनाने और देश भर में कहीं भी स्वतंत्र रूप से घूमने और बसने की आजादी देता है। स्वतंत्रता का अधिकार है। ये इतना व्यापक है कि समय के साथ न्यायपालिका ने इसमें बहुत सी नई चीजें जोड़ी हैं। जैसे निजता के अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी, और स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। ये तो बहुत ही विस्तृत है ना? लेकिन याद रहे, इन्हीं स्वतंत्रताओं पर सबसे अधिक उचित प्रतिबंध की बहस भी होती है। हाँ, जो हमने पहले डिस्कस किया था। राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के नाम पर इन्हीं स्वतंत्रताओं को संतुलित किया जाता है। सही कहा। अब आते हैं तीसरे स्तंभ पर, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आर्टिकल 23 और 24 में निहित हैं। अगर हम औपनिवेशिक काल और जमींदारी प्रथा के इतिहास को देखें तो ये अधिकार बहुत ही क्रांतिकारी था, क्योंकि उस समय शोषण बहुत आम था। जी, ये सीधे तौर पर इंसानों की खरीद फरोख्त, बेगार यानी फोर्स्ड लेबर और कारखानों या खादानों जैसे खतरनाक कामों में बच्चों से मजदूरी करवाने पर पूरी तरह से रोक लगाता है। ये वास्तव में किसी भी व्यक्ति की मानवीय गरिमा को सुनिश्चित करने का अधिकार है। बिल्कुल। और इसके बाद चौथा स्तंभ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका विस्तार आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है। ये भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप का आधार है, सेक्युलर ढांचे का। हाँ, ये स्पष्ट करता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। साथ ही हर व्यक्ति को अपने अंतःकरण की आवाज सुनने और किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने, उसका आचरण करने और उसका प्रचार करने की पूरी आजादी होगी। इसमें संस्थाएं चलाने की आजादी भी है। जी, इसमें धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता भी शामिल है। और इसी विविधता को संरक्षित करने के लिए पांचवा स्तंभ आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यानी सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, जो आर्टिकल 29 और 30 में दिए गए हैं। ये मुख्य रूप से समाज के अल्पसंख्यक वर्गों की रक्षा के लिए, माइनॉरिटीज के लिए। हाँ, लोकतंत्र में हमेशा ये खतरा रहता है कि बहुसंख्यक वर्ग की संस्कृति या भाषा अल्पसंख्यकों पर हावी हो सकती है। ये एक बहुत ही वास्तविक चिंता है। इसीलिए ये अधिकार अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने और अपने स्वयं के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने की पूरी आजादी देता है। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, ये जो हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य वाला संकट है, ये असल में है क्या? देखिए, इस पूरी चर्चा का जो सबसे दिलचस्प पहलू है ना, वो यही है कि आज के दौर में कुछ भी सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है। अगर हम शांत दिमाग से देखें तो एक महाद्वीप के हलचल का असर दूसरे महाद्वीप पर हफ्तों में नहीं, कुछ ही दिनों में दिखने लगता है। बिल्कुल, और हमारे स्रोत यही गवाही दे रहे हैं। हाँ, तो कूटनीति, ऊर्जा संकट और आधुनिक तकनीक सब एक ही जटिल तंत्र के हिस्से हैं। एक हिस्सा हिलता है तो पूरा तंत्र कांपने लगता है। सही कहा। और इसी कंपन को महसूस करने के लिए हम पश्चिम एशिया के उस संघर्ष से शुरू करते हैं जिसने दुनिया की नींद उड़ा दी है, जो कि सीधा हमारी रसोई से जुड़ा है। हाँ, मतलब हमारे स्रोतों से कुछ हैरान करने वाले तथ्य मिले हैं। भारत अपनी जरूरत का 50% LNG और करीब 80% LPG आयात करता है, जो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और ये सारा गैस का खजाना हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से गुजरता है, जो ईरान और ओमान के
बीच का एक संकरा रास्ता है और अब युद्ध के कारण ये ठप है। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से जोड़कर देखें तो ये सिर्फ एक भौगोलिक रुकावट नहीं है, एक गले की नस दबने जैसा है। बिल्कुल, ये ऐसा आर्थिक संकट है जो किसी भी देश को घुटनों पर ला सकता है। कतर और यूएई से आने वाले बड़े जहाज वहां फंस रहे हैं। तो सरकारें क्या कर रही हैं? भारत सरकार ने हालात समझते हुए तुरंत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू कर दिया है। अच्छा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने निर्देश दिए हैं कि जो भी गैस उपलब्ध है उसे सबसे पहले घरेलू उपयोग और परिवहन की तरफ मोड़ा जाए। उद्योगों को बाद में देखा जाएगा, पहले घरों का चूल्हा जलना चाहिए। एकदम सही। और ये कदम कितना जरूरी था ये आंकड़ों से समझ आता है। रिपोर्ट बताती है कि भारत में इस वक्त 33 करोड़ घरेलू एलपीजी उपभोक्ता हैं। 33 करोड़? हाँ, और इस मांग को पूरा करने के लिए रोज 60 लाख सिलेंडर बांटने पड़ते हैं। अब सप्लाई कम है तो जमाखोरी रोकने के लिए बड़ा बदलाव किया गया है। वो रिफिल बुकिंग वाला नियम ना? हाँ, रिफिल बुकिंग का अंतर जो 21 दिन का था उसे बढ़ाकर अब 25 दिन कर दिया गया है। देखिए, ये तो सिर्फ गैस मैनेज करने की बात हुई। हाँ, असली झटका तो कीमतों पर लगा है। वो कैसे? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलएनजी की कीमतें जो 6 से 8 डॉलर के आसपास थीं, वो सीधे उछलकर $15 प्रति MMBTU पर पहुंच गई हैं। थोड़ा रुकिए, जो लोग ऊर्जा सेक्टर की इन तकनीकी शब्दावलियों या MMBTU को नहीं जानते, उनके लिए मैं आसान भाषा में कहूंगी। हाँ, बताइए। इसका मतलब है देश को गैस खरीदने के लिए रातों रात दोगुने से भी ज्यादा पैसे चुकाने पड़ रहे हैं, जैसे अचानक आपका गैस का खर्च दुगना हो जाए। एकदम सटीक उदाहरण है। जब कीमत दुगनी हो और सप्लाई रुके तो विकल्प तलाशने पड़ते हैं। तो अब क्या विकल्प है? भारत अब नॉर्वे और अमेरिका जैसे देशों की तरफ देख रहा है, लेकिन पेच ये है कि वहां से जहाज भारत आने में लगभग 2 महीने लेते हैं। बाप रे, ऊर्जा संकट के बीच 2 महीने का इंतजार, ये तो डराने वाली बात है। हाँ, लेकिन कुछ घरेलू उपाय भी काम आ रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जामनगर स्थित अपनी रिफाइनरी में एलपीजी उत्पादन बढ़ा दिया है। ये जामनगर रिफाइनरी दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनिंग हब है। बिल्कुल। और एक तरफ हम खुद को संभाल रहे हैं, वहीं भारत ने पड़ोसी धर्म भी निभाया है। बांग्लादेश में डीजल की किल्लत होने पर भारत ने 5000 टन डीजल वहां भेजा है। और यहीं पर एक देश का ऊर्जा संकट उसकी कूटनीति का हिस्सा बन जाता है। सही बात है। संकट के समय पड़ोसियों की मदद करने से वैश्विक मंच पर आपकी छवि मजबूत होती है। कूटनीति की यही मजबूती हाल ही में नई दिल्ली में दिखी। आप 11वें रायसीना डायलॉग की बात कर रहे हैं ना, जो 5 से 7 मार्च के बीच हुआ? बिल्कुल, भारत की बढ़ती कूटनीतिक ताकत का ये बड़ा मंच था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया और सबसे खास बात थी कि मुख्य अतिथि फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब थे, जो कि बहुत रणनीतिक चुनाव है। इसे ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और विदेश मंत्रालय ने आयोजित किया। इस बार की थीम थी संसार, दावा, समायोजन, प्रगति। सुनने में प्राचीन लगता है, लेकिन मायने पूरी तरह आधुनिक है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसे 6 स्तंभों पर खड़ा किया गया था। वो कौन से 6 पिलर थे? पहला था कंटेस्टेड फ्रंटियर्स, यानी सत्ता और सीमाओं का टकराव। दूसरा था रिपेयरिंग द कॉमन्स, यानी नए वैश्विक समूह बनाना। तीसरा व्हाइट व्हेल, जो उन विकास लक्ष्यों के बारे में है जो हाथ से फिसल जाते हैं। चौथा दिलचस्प था द 11th आवर, मतलब 11वां घंटा। हाँ, जिसका मतलब है जलवायु और युद्ध पर फैसले लेने में देरी की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पांचवा टुमारोलैंड, AI और भविष्य पर था। और छठा था ट्रेड इन द टाइम ऑफ टैरिफ्स, ऐसे समय में व्यापार जब हर देश आयात शुल्क बढ़ा रहा हो। और इन्हीं के बीच रायसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव भी लॉन्च हुआ। ये बहुत जरूरी है क्योंकि कूटनीति अब नक्शों तक सीमित नहीं है, विज्ञान इसका बड़ा हिस्सा है। हाँ। भारत और फिनलैंड की साझेदारी इसका बड़ा उदाहरण है। दोनों ने 2030 तक व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। और ये सिर्फ मसाले या कपड़े का नहीं होगा, ये AIS 6G और क्वांटम कंप्यूटिंग पर होगा। और गर्व की बात यह है कि फिनलैंड भारत के UPI सिस्टम पर भी सहयोग करने जा रहा है। फिनलैंड को समझना हो तो थोड़ा भूगोल देखना होगा। वो फिनोस्कैंडियन प्रायद्वीप पर है और नाटो, यूरोपीय संघ तथा आर्कटिक परिषद का सदस्य है। मतलब यूरोप में भारत की पहुंच को बहुत आसान बनाएगा। बिल्कुल। अब पहुंच की बात है तो सुरक्षा भी अहम है। सिप्री की आर्म्स रिपोर्ट 2025 के आंकड़े तस्वीर साफ करते हैं। हाँ, मैंने पढ़ा 2021 से 25 के बीच यूक्रेन दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक बन गया है। वैश्विक आयात का 9.7%। और उसके ठीक बाद दूसरे नंबर पर भारत है 8.2% के साथ। तीसरे पर सऊदी अरब है। तो एक सवाल उठता है कि जब भारत मेक इन इंडिया पर इतना जोर दे रहा है तो आयात इतना ज्यादा क्यों है? इसका जवाब यह है कि भारत अपने पड़ोस में जो चुनौतियां देख रहा है उसके लिए अत्याधुनिक तकनीकें तुरंत चाहिए और उनके टेक ट्रांसफर की प्रक्रिया चल रही है। समझ गई। लेकिन रिपोर्ट में डराने वाली बात यह है कि वैश्विक हथियार हस्तांतरण में 10% की वृद्धि हुई है। दुनिया शांति के बजाय फौजी
फौजों पर पैसा बहा रही है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। इंसान का दिमाग देखिए, हम धरती पर लड़ने के लिए हथियार खरीद रहे हैं, हाँ। और दूसरी तरफ भविष्य की तकनीक और अंतरिक्ष में इंसान को बसाने की बात कर रहे हैं। एम्स नई दिल्ली और इसरो के बीच एक खास समझौता हुआ है। हाँ, स्पेस मेडिसिन के लिए। बिल्कुल, इसरो का जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर है, जो गगनयान मिशन संभाल रहा है, उसने एम्स के साथ करार किया है। एम्स के निदेशक एम श्रीनिवास और इसरो के HSFC निदेशक दिनेश कुमार सिंह ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। जब इंसान गुरुत्वाकर्षण से बाहर जाता है तो शरीर पर क्या असर होता है? ये शोध भविष्य में धरती पर इलाज के तरीके भी बदल सकता है। अंतरिक्ष की तरह ही एक और दुनिया है जो तेजी से फैल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंडिया AI मिशन के तहत भारत ने बड़ा लक्ष्य रखा है। 1 लाख GPU को राष्ट्रीय स्तर पे जोड़ने का लक्ष्य ना? बिल्कुल। जो लोग GPU नहीं जानते उन्हें बता दूं कि ये ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट है, इसे AI का इंजन समझ लीजिए। और इसमें से 38,000 GPU तो पहले ही जोड़े जा चुके हैं। हाँ, लेकिन हर बड़ी तकनीक बड़ा खतरा भी लाती है। AI अब हैकर्स के पास भी है। तो इससे निपटने की क्या तैयारी है? भारत का साइबर सुरक्षा का बजट 2026 में 11.7% बढ़कर $3.4 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। मतलब जितना पैसा तकनीक बनाने में लगा रहे हैं, उतना बचाने में खर्च हो रहा है। और वहीं IISc एक बेहद उन्नत मून शॉट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसका लक्ष्य मानव मस्तिष्क की क्षमता बढ़ाना है। दिमाग बढ़ाने की बात ठीक है, लेकिन दिमाग पर जो असर हो रहा है उसे लेकर अलग चिंता है। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। एक तरफ हम विज्ञान की चरम सीमाओं पर हैं और दूसरी तरफ तकनीक हमारी नई पीढ़ी को निगल रही है। आप इंडोनेशिया वाले फैसले की बात कर रहे हैं? हाँ, इंडोनेशिया ने 28 मार्च 2026 से 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। उनका तर्क है बच्चों को साइबर बुलिंग और मानसिक तनाव से बचाना। और भारत में भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने ऐसा ही प्रस्ताव दिया है। ये दिखाता है कि समाज में तकनीक को लेकर डर बैठ गया है। खैर, तकनीक की बहस तो चलेगी। अब थोड़ा जमीन पर आते हैं और देश के अंदर चल रही कुछ अहम गतिविधियों पर नजर डालते हैं। हाँ, राष्ट्रीय अपडेट्स भी बहुत जरूरी हैं। 8 मार्च को विश्व महिला दिवस था, जिसे सुजलाम शक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। इसी दिन केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने जल महोत्सव शुरू किया। ये गुजरात के नवसारी जिले के राहेस गांव से शुरू हुआ ना? बिल्कुल। और ये 22 मार्च विश्व जल दिवस तक चलेगा। इसकी टैगलाइन है गांव का उत्सव, देश का महोत्सव। इसका मकसद जल जीवन मिशन में लोगों की भागीदारी बढ़ाना है, क्योंकि पानी सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं हो सकता। और जल जीवन मिशन को अब अतिरिक्त बजट के साथ 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी एक बड़ी साझेदारी हुई है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच इंडो-CIS फार्मा न्यूट्रास्यूटिकल कॉरिडोर बन रहा है, जिसका बजट लगभग 7 से 10 बिलियन डॉलर आंका जा रहा है। CIS का मतलब है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, जो पूर्व सोवियत संघ के देश हैं। ये कॉरिडोर ताशकंद में फार्मा यूरेशिया 2026 के साथ शुरू होगा। उज्बेकिस्तान का स्वास्थ्य मंत्रालय और बेंगलुरु का न्यूट्रीफाई टुडे इस पर काम कर रहे हैं। दवाइयों की सप्लाई चेन सुरक्षित रखने के लिए ये बहुत रणनीतिक कदम है। अच्छा, देश की बात हो और संसद का जिक्र न आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। हम पूरी तरह निष्पक्ष रूप से देखें तो संसद में काफी गर्मागर्मी रही। हाँ, विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने का प्रस्ताव पेश किया था, जो कि ध्वनि मत से खारिज हो गया। इसी बीच भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने आंकड़ा दिया कि सदन में 56% समय विपक्ष को दिया गया था। और एक राज्य विधानसभा ने धर्मांतरण रोकने के लिए धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2026 भी पारित किया है। कॉर्पोरेट जगत की बात करें तो वहाँ हालात थोड़े चिंताजनक हैं, खासकर वोक्सवैगन की खबर। हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनियों में से एक वोक्सवैगन ने 50,000 कर्मचारियों की छटनी का ऐलान किया है। 50,000 नौकरियां, आखिर इतनी बड़ी छटनी क्यों? सबसे बड़ा कारण इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ बढ़ता कदम है। पारंपरिक कार निर्माता तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं और यूरोप में उत्पादन लागत बढ़ रही है। ये तो ऑटो इंडस्ट्री के लिए खतरे का निशान है और आसमान में भी खतरे दिख रहे हैं। इंडिगो एयरलाइंस में जो भारी आउटेज हुआ था, हाँ, उसके बाद CEO पीटर एल्बर्ज ने इस्तीफा ले दिया। एविएशन में दबाव साफ नजर आ रहा है। और एयर इंडिया एक्सप्रेस की हैदराबाद से फुकेट जारी फ्लाइट की हार्ड लैंडिंग हुई, जिसे नोज लैंडिंग गियर को नुकसान पहुंचा और फुकेट रनवे 6 घंटे बंद रहा। गनीमत रही कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। अब चलते चलते प्रशासन की 2 असरदार खबरें ले लेते हैं। दिल्ली सरकार ने मलबा पोर्टल शुरू किया। ये दिल्ली में सड़कों किनारे फेंके जाने वाले निर्माण मलबे को ट्रैक करेगा और डंपिंग रोकेगा। और आंध्र प्रदेश से खबर है कि विशाखापट्टनम स्टील प्लांट जो RINL चलाता है, वहां CISF ने अपना स्थापना दिवस मनाया, जो औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा में उनकी अहमियत दर्शाता है।